एक बार फिर हम आपके समक्ष राजस्थान के वनों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो को लेकर के हम आए हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे राजस्थान के वनों को लेकर के हमने जो इनके भाग दिए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। आज हम देखेंगे राजस्थान के वनों में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि अभयारण्यों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय अभयारण्य हैं और राज्य अभयारण्य हैं उनके ऊपर हम डिटेल में जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारे राष्ट्रीय अभयारण्य व राज्य अभयारण्य के अंदर होने वाली विशेषताओं के बारे में आपको पता चले। एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका स्वागत एंड अभिनंदन। आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करें ताकि हम उसको सोल्व कर सकें। आइएगा राजस्थान के अभयारण्य। राजस्थान के अभयारण्य में हमारा सबसे पहला जो अभयारण्य है जिसे हम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य हमारे सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इस अभयारण्य के बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहले सन 1955 में राज्य सरकार ने इसे राज्य अभयारण्य के नाम से घोषित किया था। 1955 में सबसे पहले राष्ट्रीय अभयारण्य को लेकर के कार्रवाई केंद्र सरकार की ओर से शुरू हुई, लेकिन 1955 में राज्य सरकार ने इसे राज्य अभयारण्य के रूप में घोषित किया था। और ये एक ऐसा अभयारण्य है जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो ये पहला ऐसा अभयारण्य है जिसमें बाघों को संरक्षण को लेकर के कार्य करता है। बाघों को बचाने को लेकर के राष्ट्रीय अभयारण्य बनकर के उभरा है। तो कह सकते हैं कि ये जो रणथंभौर का जो अभयारण्य है वह 392 किलोमीटर वर्ग मीटर पर फैला हुआ है। ये हमारे आरपीएससी ने क्वेश्चंस ले लिया है कि राष्ट्रीय रणथंभौर जो अभयारण्य है वह कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन के अंदर कथन के अंदर तो 392 किलोमीटर वर्ग में ये अभयारण्य फैला हुआ है। और 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय अभयारण्य के रूप में केंद्र सरकार ने घोषित किया। दोनों ही आंकड़े अलग अलग हैं। राज्य सरकार ने राज्य उद्यान को लेकर के 1955 में और केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया 1 नवंबर 1980 में। उसके पहले इसको राष्ट्रीय अभयारण्य को घोषित करने से पहले बाघ बचाओ अभियान शुरू हो चुका था, वो था 1974 में। कह सकते हैं कि ये जो अभयारण्य है वो भारत का सबसे छोटा अभयारण्य है। भारत का सबसे छोटा अभयारण्य है, लेकिन बाघों को लेकर के ये सबसे छोटा अभयारण्य है। ये हमारे राजस्थान का एक ऐसा अभयारण्य है जिसमें तमाम प्रकार के जीव जंतु उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विशेष बाघ ही हैं। यहाँ पर चीतल भी हैं, सूअर भी हैं, उसके बाद में चीते भी हैं, उसके बाद में वो तमाम जीव जो अलग अलग अभयारण्यों की विशेषताओं को लेकर के चलते हैं, वह जीव भी हमारे इस राष्ट्रीय रणथंभौर अभयारण्य के अंदर उपलब्ध है। तो हमारे बाघ परियोजना को लेकर के हमारे भारत स्तर पर बचाने को लेकर के जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो हमारे राजस्थान से हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे भारत का जो प्रतीक चिन्ह है बाघ, वह भी हमारे राष्ट्रीय अभयारण्य रणथंभौर से लिया गया है। तो देखिएगा हमारे राजस्थान के अंदर जो प्रथम जो चीजें हैं, वस्त्र को लेकर के, बाघ को लेकर के राजस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए हम आगे इसकी ओर देखते हैं कि 1974 में विश्व जीव कोष एक ऐसा एनजीओ है, विश्व जीव कोष के द्वारा चलाने वाला प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट था वो बाघों की संख्या घटती हुई नजर आई तो बाघ बचाओ अभियान को लेकर के चलाया।
बाघों की संख्या घटती हुई आई, जिसके कारण बाघ बचाओ अभियान चला और यह विश्व जीव कोष जो कि एक एनजीओ है उसके द्वारा चलाया गया 1974 के अंदर। और यहां पर सांबर, चेतल, सुअर, ये तो कुछ मोटे मोटे मैंने जीवों के नाम लिए हैं, बाकी दूसरे बहुत सारे ऐसे जीव जो इस अभ्यारण्य के अंदर उपलब्ध हैं। ये जो अभ्यारण्य है वह बहुत ही ज्यादा इतिहास को लेकर के प्रसिद्ध रहा है। यह अभ्यारण्य पुराने मंदिरों के रूप में देखें तो इस अभ्यारण्य के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है त्रिनेत्र गणेश जी। इस पर हमारे आरपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। जब कभी भी हमारे परिवार के अंदर सामाजिक कार्य को लेकर जब शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले निमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है। तो ये राजस्थान का एक ऐसा मंदिर है त्रिनेत्र गणेश जी जहां पर प्रतिदिन हजारों की मात्रा में डाक पहुंचती है निमंत्रण देने के लिए कि पधारो हमारे घर पे, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा एक सामाजिक कार्य होने जा रहा है, हमारा एक शुभ काम होने जा रहा है, उसके अंदर आपकी उपस्थिति चाहिए। इस तरह से पत्र लिख करके प्रतिदिन पूरे इंडिया से, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत से पत्र गणेश जी को आमंत्रित करने के लिए भेजे जाते हैं। और वो जो जगह है वो है हमारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य रणथंभौर का, जिसके अंदर उपस्थित है त्रिनेत्र गणेश जी। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि शुभ कार्य को लेकर के किसे निमंत्रण दिया जाता है और कहां पत्र भेजा जाता है, तो वो है हमारा सवाईमाधोपुर इस राष्ट्रीय अभ्यारण्य रणथंभौर के अंदर। नेक्स्ट है, इसी राष्ट्रीय अभ्यारण्य के 392 किलोमीटर के वर्ग में फैले हुए क्षेत्र में एक महल भी है जिसका नाम है जोगी महल। उसके पश्चात यहां पर कुछ तालाब भी हैं, क्योंकि 392 किलोमीटर के वर्ग में फैला हुआ है, इसलिए यहां पर उन जीवों को पीने हेतु पानी को लेकर के तालाब बने पड़े हुए हैं। उन तालाबों के भी विशेष नाम है, जैसे राजबाग, गिलाई सागर, पदम तालाब, लालपुरा व मानसरोवर तालाब। और ये जो तालाब हैं वह बहुत ही विशेषताओं को रखते हैं। हम आगे राजस्थान के तालाब, राजस्थान की बावड़ियों को लेकर के स्पेशली हम वीडियोस बनाएंगे। उसके अंदर हम इस राजबाग की क्या विशेषता है, गिलाई सागर की क्या विशेषता है, पदम सागर तालाब की क्या विशेषता है, लालपुरा की क्या विशेषता है, मानसरोवर की क्या विशेषता है, उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल आपको बताएंगे। हमें अभी याद रखना है कि हमारे इस रणथंभौर के अंदर कौन कौन से सरोवर हैं, यानी कि तालाब हैं। राजबाग, गिलाई सागर, पदम तालाब, लालपुरा व मानसरोवर। और सबसे बड़ी विशेषता कि हमारे विदेशी जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे हम राष्ट्रपति बोलते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री विदेश के जो विजिट करने के लिए आते हैं हमारे यहाँ पर भारत के अंदर, जब है ना वो हमारे यहाँ के राष्ट्रीय नेताओं से जब मिलने के लिए आते हैं तो उनकी जो ख्वाहिश होती है कि हम किस जगह घूमने के लिए जाएं, तो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी उनकी जो ख्वाहिश होती है वो होती है रणथंभौर अभ्यारण्य को देखना। रणथंभौर अभ्यारण्य को देखना, ये इनकी ख्वाहिश होती है। तो इसे कह सकते हैं कि विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों का पर्यटक स्थल, विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों का पर्यटक स्थल भी कह सकते हैं इसे हम। और हमारे राजस्थान के अंदर पहला ऐसा अभ्यारण्य है जिस अभ्यारण्य के अंदर प्रवेश करने के लिए, भ्रमण करने के लिए ई टिकटिंग, यानी कि ई टिकटिंग एक फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है, एक सिस्टम डेवलप किया है कि आप पहले से एडवांस नेट के माध्यम से इस रणथंभौर की राष्ट्रीय वेबसाइट के ऊपर अपने रिजर्वेशन करवा सकते हैं कि हम इस तारीख को यहाँ पर इस अभ्यारण्य के अंदर घूमने के लिए आएंगे।
पहला राजस्थान का अभ्यारण्य है जिसके अंदर ऑनलाइन बुकिंग होती है। उसके पश्चात हमारे ये जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है, ये अभ्यारण्य बाघों के घटने की चिंता को लेकर के, बाघों के घटने की चिंता को लेकर के एक अभियान चला जिसका नाम है मिशन एंटी पोचिंग अभियान। मिशन एंटी पोचिंग अभियान। और इस अभियान के तहत बाघों को वापिस वृद्धि को लाकर सुरक्षित करने के उद्देश्य को लेकर के कार्य हुआ। और ये जो कार्य हमारे इस अभियान के अंतर्गत हुआ, जिसमें 1996 और 97 के अंदर इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विकसित हुआ। इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विकसित हुआ। काश मिशन एंटी पोचिंग अभियान, जो बाघों के घटने को लेकर के जो चिंता सरकार को हुई और उसने जो अभियान चलाया, उस अभियान के कारण हमारे यहाँ पर इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ। इससे यह दर्शाता है कि हमारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कि ये रणथंभौर है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए साथियों, इस अभ्यारण्य को लेकर के 2006 में वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन होकर के इस राष्ट्रीय अभ्यारण्य के अंदर बाघों की घटती हुई संख्या को लेकर के जबरदस्त कार्य हुआ। और इस कार्य को लेकर के जिस महिला ने कार्य किया वो महिला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहां पर इस महिला के नाम को लेकर के आपके ऊपर प्रश्न छोड़ता हूं, कमेंट करके बताइए कि वो महिला कौन थी जो 2006 में वसुंधरा सरकार के सहयोग से जो कमेटी गठित हुई उसके अंदर उस महिला ने इस बाघों को लेकर के कमी होने के कारण वृद्धि को लेकर के जो रिपोर्ट तैयार की और वो बहुत ही ज्यादा चर्चित हुई, जिसकी वजह से बाघ है ना वह संरक्षण में आए। और उस महिला का नाम आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी हम आगे तो हम आपको बताने ही वाले हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सस्पेंस आपको दिया है, आप इसको देखें। उसके पश्चात हमारा राष्ट्रीय उद्यान जो अभ्यारण्य है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के बनता है, क्योंकि हमारे पहले राज्य अभ्यारण्य था, उसके बाद में राष्ट्रीय अभ्यारण्य बना और भारत का सबसे छोटा अभ्यारण्य है बाघों को लेकर के। लेकिन छोटा अभ्यारण्य होने के बाद भी यहाँ पर बाघों को बचाने हेतु प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ। तो हम इस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को लेकर के बहुत सारी बातें की हैं और यह हमारे राजस्थान का पहला ऐसा लैंड है जिसे हम लैंड ऑफ टाइगर भी बोलते हैं, लैंड ऑफ टाइगर भी कहते हैं। तो इस तरह से इस टाइगर की रिसर्च करने को लेकर के भी वर्क हुआ है। इस टाइगर को सुरक्षित करने को लेकर के भी बुक्स का निर्माण हुआ है, जो हम आगे जाकर के आपको बताएंगे। मैं आशा करता हूं, हमने पहले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था कि हमारे राजस्थान का एक ऐसा कवि जिसने 4 लाइनें लिखी थी और उसको लेकर के जो आंसर की हमने आशा रखी थी, मैं आशा करता हूं कि वो आपको पता भी होगा। लेकिन एक बार फिर हम बताते हैं कि वो जो 4 लाइनें थी वो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई थी और वो बालक हमारे जयपुर का था जिसका नाम था अक्षत सिंघल, और इसी के नाम पर हमारा उपग्रह बना हुआ है। तो उस बालक का नाम था अक्षत सिंघल। आगे की ओर हम देखते हैं हमारा दूसरा अभ्यारण्य, जो कि विश्व का पहला ऐसा अभ्यारण्य है जो पक्षियों को लेकर के स्वर्ग है।
पक्षियों को लेकर के स्वर्ग है। तो दूसरा अभ्यारण्य हमारा होगा राष्ट्रीय, और वो होगा केवलादेव घना पक्षी विहार। ये भरतपुर के अंदर है। भरतपुर शहर से 2 किलोमीटर उत्तरी पूर्व में यह हमारा केवलादेव घना पक्षी विहार उपस्थित है। इस घना विहार के अंदर जो वर्ग किलोमीटर जो में फैला हुआ है 29 किलोमीटर। 1981 में इसे राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया था। 1982 में इसे राष्ट्रीय पार्क के रूप में विकसित करने हेतु कार्य प्रारंभ हुआ। 1982 के अंदर मार्च के महीने में इसे वापस राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया। देखिएगा, पहले 81 में वर्ग पार्क के रूप में घोषित किया, फिर वापस 82 में किया। और ये भारत का मात्र एक ऐसा अभ्यारण्य है, भारत का मात्र एक ऐसा अभ्यारण्य है जो विधि द्वारा, यानी कि सामाजिक न्याय आयोग के द्वारा, विधि के द्वारा इसे संरक्षित करने वाला पहला पक्षी अभ्यारण्य बना। यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में इसको सम्मिलित करवाया और विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित हुआ। और इस राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव जो घना पक्षी विहार है, उसके अंदर पक्षियों का अध्ययन करने के लिए जो महान जो एक वैज्ञानिक रहा है, उसका नाम है डॉक्टर सलीम अली। और इस डॉक्टर सलीम अली ने के सम्मान में राज्य सरकार ने डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया। और इस डॉक्टर सलीम अली के ज्ञान और खोज के द्वारा ये साबित हुआ कि 113 किस्म के विदेशी पक्षी यहां पर आते हैं और 392 भारतीय प्रजाति के पक्षी उपलब्ध हैं। कह सकते हैं यह पक्षियों का स्वर्ग स्थल है। ये जो केवलादेव घना अभ्यारण्य है वह छिछले पानी की झील में उपस्थित है। तो ये पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए बन गया क्योंकि छिछले पानी की झीलें होने के कारण इन पक्षियों के प्रजनन केंद्र को यह अभ्यारण्य स्थापित कर देती है। और उस छिछले पानी की झील में ये वृक्ष खड़े होने की वजह से उनके अंडे बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। तो आया है क्वेश्चन, छिछले पानी की झील में उपस्थित अभ्यारण्य क्या है? तो वो है हमारा केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। और इस अभ्यारण्य के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई वृक्ष पाए जा रहे हैं तो वो है हमारा कदम वृक्ष। और इसका जो महत्वपूर्ण कोई पक्षी है तो वह है हमारा साइबेरियन क्रेन। इस अभ्यारण्य की शान है। साइबेरियन क्रेन के बारे में हमारे आरपीसी ने क्वेश्चन लिया था और कहा था कि साइबेरियन क्रेन कब आते हैं और कब जाते हैं। और इसका जो ऑप्शन दिया था वो बड़ा रोचक था। होली पे आते हैं, सॉरी रक्षाबंधन पे आते हैं, दीपावली पे जाते हैं, दीपावली पे आते हैं, होली पे जाते हैं, दीपावली पे आते हैं, बसंत पंचमी में जाते हैं। इस तरह से ऑप्शन लिया था। तो हमारे जो ये साइबेरियन क्रेन जो है वह हमारे दीपावली माह के अंदर आते हैं और मार्च महीने में वापस चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी हमारा आयोग जो है वो महीने को लेकर के कार्य करता है। और इसकी आगे की डिटेल्स हम और आपको देंगे कि केवलादेव घना पक्षी विहार जो है वह छिछले पानी की झील होने के कारण अंडों को सुरक्षित करना, उनके बच्चों को सुरक्षित करने का एक बड़ा शरण स्थल का तरह काम कर रहा है। और इस अभियान के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो शोध करने का काम किया वो था डॉक्टर सलीम अली।
और ये भारत सरकार के विधि के द्वारा संरक्षित ये पहला पक्षी विहार है और यह पक्षियों का स्वर्ग है, पक्षियों का स्वर्ग है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह हमारे 2 जो राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में हमने आपको नॉलेज दिया वह आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम प्रति बुधवार और शनिवार को आपके समक्ष लाइव क्लासों में जुड़ते हैं। शाम को 6 बजे हम लाइव होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस लाइव क्लासेस में सम्मिलित होइए और हमारे ऑफलाइन क्लासें भी शुरू हो चुकी हैं। अगर आप हमारे पास एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये समय जो है वह आपको सफलता की ओर लेके जाता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम आपको एक उचित शिक्षा देकर के आपके मनोबल को बढ़ाएं। एक बार फिर हमारी वीर कोचिंग क्लासेस का जो मनोवैज्ञानिक कोटेशंस है, जो हमारा मेन ध्येय है, माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस में।